Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Usman Habib. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में टोटल एनर्जी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के ऊपर बात की थी. अभी हम लोग एनर्जी का डिफरेंस, बाद दफ़ा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी हो, हमें एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन एनर्जीज को डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली ये एनर्जीज होती क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. इट्स मीन कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. जब कभी एनर्जी बाहर से आती है तो पहली बात याद रख लें, वो एनर्जी हमेशा प्लस में होती है. क्यों? कि सिस्टम को एनर्जी मिल रही है बाहर से. अब अगर यहाँ से हम लोग एनर्जी का डिफरेंस निकाल लें कि एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी, जो वैलेंस शेल है इन्फिनिटी की एनर्जी ज्यादा होगी और वैलेंस शेल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी. तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा ई आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, जो चीज इन्फिनिटी पे होती है वहां पे हम जीरो पुट कर देते हैं. इन्फिनिटी में हम जीरो पुट करते हैं तो वो एनर्जी जीरो हो जाएगी और यहाँ पर जो एनर्जी बचेगी बाकी वो बचेगी माइनस. अब क्योंकि हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी को प्लस में लिखना है तो हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे और जो एनर्जी होगी उसकी इक्वेशन वही होगी 13.6 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कि कभी भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना हो, आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करने का वही फार्मूला है जो आपने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज किया था. इस एनर्जी को हमेशा आप प्लस में लिखते हैं क्योंकि ये एनर्जी जो होती है सिस्टम बाहर से लेता है और अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है. तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी यहां से भी निकाल सकते हैं और वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी. आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट एनर्जी की फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल. इसकी यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इतना इंक्रीज कर लो कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए. उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं. कि ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पर है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, the energy which is required to increase the kinetic energy of electron which is at rest to equal ionization energy. के रेस्ट पर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर से आप एनर्जी दे रहे हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है यहाँ तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो गई, उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं. आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करने का फार्मूला भी यही होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू -13, यहाँ पे रहेगा 13.6 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर. लेकिन ये जो आप यूनिट लिखेंगे यहाँ पे वो वोल्ट में लिखेंगे. बाकी एनर्जी की जो इक्वेशन होगी वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए सेम होगी, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट होगी वो वोल्ट में लिखेंगे. फिर इसी तरह हमारे पास एक एनर्जी की एक और फॉर्म होती है जिसको हम लोग लिखते होते हैं एक्साइटेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम के किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. किसी भी एटम के किसी भी शेल से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. अब बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंफिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी ऑफ इंफिनिटी विल बी 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, nth ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी 13.6 माइनस 13.6 z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 13.6 z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी फाइंड अगर आप करनी है तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने का भी यही फार्मूला होगा। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होगी। जब आप किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक लेके जाते हो। इन्फिनिटी मीन क्या होता है, न्यूक्लियस से बहुत दूर जब इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाते हो आप इन्फिनिटी पे चले जाते हो। न्यूक्लियस से दूर जहां पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे वो इन्फिनिटी पॉइंट होता है। अब उसके बाद एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। बेसिकली अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे थे। एक्साइटेशन एनर्जी को एनर्जी डिफरेंस भी कहा जा सकता है, इसको डेल्टा ई जो अभी हम कवर कर रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई या एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन को के शेल से एल शेल में लेके जाना है, मतलब E1 शेल से E2 शेल में लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। दोबारा सुन लें कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि पहले ऑर्बिट में पड़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी E1 होगी। अब उस E1 वाले ऑर्बिट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी है, बाहर से कुछ एनर्जी ला के उसको देंगे कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E2, वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। तो E1 के साथ कुछ ना कुछ हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन E2 में चला जाएगा। अब यहाँ पे E1 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, यहाँ पे E1 हो जाएगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये फार्मूला है जिसको हम यूज करेंगे डेल्टा E फाइंड आउट करने के लिए। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब एनर्जी जो थी हमारे पास, एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा E विल बी इक्वल टू, एनर्जी का जो फार्मूला था वो ये था कि माइनस 13.6 z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर। अब n का जो स्क्वायर मैंने लिखा है, क्योंकि ये ऑर्बिट नंबर 2 है, तो ऑर्बिट नंबर 2 के लिए मैं n की वैल्यू n2 का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि ऑर्बिट क्या है, दूसरा ऑर्बिट है, तो दूसरे ऑर्बिट को मैं n2 से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो जो एटम है उसके पहले शेल का जो ऑर्बिट है n1 होगा, दूसरे शेल का जो ऑर्बिट होगा वो n2 होगा। तो फार्मूले में n2 क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि ये दूसरे ऑर्बिट की क्या है, एनर्जी है। माइनस लिखेंगे जो कि फार्मूले में पहले से प्रेजेंट है, और E1 की एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, E1 की एनर्जी होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर। अब आपने n1 का स्क्वायर लिखा, क्यों कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी पुट कर रहे हैं। तो अब यहां से आ जाएगा डेल्टा E विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, प्लस दरम्यान में क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 13.6 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। क्या इक्वेशन डिराइव हो चुकी है कि डेल्टा E जब भी निकालेंगे तो वो बराबर किस चीज के होगा, माइनस 13.6 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर प्लस 13.6 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब ये n2 था और ये n1 है। अब मैं पहली टर्म को बाद में, दूसरी टर्म को पहले लिख लेता हूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा E यहां से आ जाएगा माइनस 13.6 z का स्क्वायर। अब ये प्लस लिखता हूं क्योंकि पहली दूसरी टर्म में पहले ले आता हूं, इस टर्म को मैं पहले ले आया हूं, z का स्क्वायर हो जाएगा
डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस 13.6 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा। अब यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं डेल्टा E विल बी इक्वल टू 13.6 को कॉमन ले लिया, उसके साथ जो z स्क्वायर था उसको भी कॉमन ले लिया, z स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, और बाकी क्या बचा, बाकी 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद हमारे पास डेल्टा E की फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। तो फाइनली हमें डेल्टा E फाइंड करने के लिए क्या करना है, 13.6 z का स्क्वायर 1 बाय n1 की पावर 2 माइनस n2 की पावर 2। अगर कहीं पे भी डेल्टा E फाइंड आउट करना हो तो हायर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट माइनस हायर ऑर्बिट पुट करेंगे, एटॉमिक नंबर एटम का पुट करेंगे, और 13.6 तब पुट करेंगे जब उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी का डिफरेंस मांगा है। अगर किलो जूल पर मोल में एनर्जी का डिफरेंस मांगा है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 21 किलो जूल पर एटम। ये वैल्यू तब चेंज हो जाएगी जब आप यूनिट चेंज करेंगे, वो जिस यूनिट में मांगेगा तो आपने उसी यूनिट की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो डेल्टा E यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 13.6 की जगह हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, इस 13.6 की जगह हम लोग ये कांस्टेंट भी लिख सकते हैं कि डेल्टा E विल बी इक्वल टू 13.6 की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E की पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर और z का स्क्वायर तो उसी तरह आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस n2 की पावर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी है, ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि ये जो 13.6 था ये इन ही वैल्यूज से तो आया है। 13.6 कैसे आया है, 13.6 आया है e की पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी कैलकुलेशन करने से 13.6 आया, तो मैं 13.6 को हटा के ये कांस्टेंट दोबारा भी तो लिख सकता हूं, तो मैंने दोबारा लिख दिया है। तो ये दो इक्वेशंस यूज होंगी एनर्जी डिफरेंस के लिए। आप एमसीक्यूज के लिए तैयार रहें, यहां से आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि ये दो इक्वेशन एनर्जी डिफरेंस के लिए है। अब अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा वो एनर्जी तो वेव की फॉर्म में है, वो एनर्जी तो रेडिएशंस की फॉर्म में है। तो रेडिएशन जो एनर्जी है वो वेव्स की फॉर्म में है। मीन क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये एक एटम है। अब इस एटम में ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को कहां से लेके जाना है, इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है जिसके पास एनर्जी E1 है। अब उस इलेक्ट्रॉन ने जाना है E2 में। जब E2 में इलेक्ट्रॉन ने जाना है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा E के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो E2 में आएगा। डेल्टा E के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो वो E2 में आएगा। तो डेल्टा E2 के बराबर जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। अब जो एनर्जी बाहर से आप दे रहे हैं जिसको हम डेल्टा E कह रहे हैं, वो तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी अपनी वेवलेंथ होगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या फार्मूला होगा। अब हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला तो सबको पता है कि एनर्जी इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब अगर यहां से फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक साइड पे रखते हैं तो E डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डेल्टा E है, तो डेल्टा E डिवाइडेड बाय हो जाएगा H।
अब डेल्टा ई की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। एनर्जी की वैल्यू क्या है, ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर नहीं होगा, h क्यूब होगा। ये h क्यूब क्यों होगा, क्योंकि एक h तो फार्मूला में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे तो h स्क्वायर था, स्क्वायर की बजाय अब ये क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 की पावर 2 और साइड पे z स्क्वायर लिख लेंगे। ये इक्वेशन है उस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। क्या फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी डिराइव हो चुका है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, यहाँ पे आप लोग 13.6 पुट करके डिवाइड बाय h भी लिख सकते थे। अब फ्रीक्वेंसी इस वेव की फाइंड आउट कर ली, तो वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को हम f से नहीं रिप्रेजेंट करते, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स वाले ज्यादातर उसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और जो लैम्डा है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब यहां से हमें क्या करना है, लैम्डा निकालना है। यहां से हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा कैसे आएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इसको मैं इस इक्वेशन को मैं उल्टा भी सकता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि जो फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है उसको मैं नोमिनेटर में ले आऊं और जो c है उसको डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो यहां से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव, इधर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। जस्ट मैंने दोनों साइडों पे, इक्वेशन की दोनों साइडों पे नोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर को ले आया हूं और डिनोमिनेटर की जगह नोमिनेटर को ले आया हूं, यानी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ रेडिएशन। अब इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम यहां से वेवलेंथ भी निकालेंगे। वेवलेंथ का फार्मूला भी यहां से ही हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय c, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है, e की पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में c भी लिखूंगा क्योंकि फार्मूला में c आया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसको पुट करने के बाद यहाँ पे उसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखेंगे z का स्क्वायर। अब यहाँ पे z का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं अभी, ये जो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, इन तमाम कांस्टेंट को हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इन तमाम कांस्टेंट को हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और साथ में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर और साथ में z का स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा कैलकुलेशन होगी यहां से, लैम्डा कैलकुलेशन इस इंपॉर्टेंट फार्मूला से की जा सकती है। तो ये सारी जो फाइनल इक्वेशंस में डिराइव करके आपको दे रहा हूं, ये सारी आपकी ट्रिक्स हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताएं जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जंप करके आएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जो एनर्जी वो रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन 4 से 3rd में आया, उसने एनर्जी रिलीज की वेव की फॉर्म में, उसकी वेवलेंथ क्या है, तो इस फार्मूला से निकालेंगे। एक और शॉर्टकट ट्रिक भी है आपके लिए कि अगर आप लोगों को कभी लैम्डा फाइंड आउट करना पड़े तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी देकर। तो डेल्टा ई एक शॉर्टकट ट्रिक है कि डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 1 2 3 सॉरी लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 2 3 7 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय डेल्टा ई।
आप इस फार्मूला से भी अगर आपको डायरेक्ट डेल्टा ई दिया हुआ है तो आप यहां से लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। और रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और उसके बाद आर्बिट 1 माइनस आर्बिट 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि 1 डिवाइड बाय जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है वो 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कैलकुलेशन में काम आएगा कि 1 बाय रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि जब ऑर्बिट 5th से या ऑर्बिट नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 पे आता है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी वेवलेंथ इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको मैंने रेडबर्ग कांस्टेंट का नाम दे दिया है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट है और उसके साथ यानी 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, इसकी जगह आप r भी लिख सकते हैं। जब आप r लिखेंगे तो फिर कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद कैसे करेंगे। Calculate lambda when electron jump from third to second orbit for hydrogen atom। अब ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। आपको कैलकुलेशन कैसे करनी होगी, आपको फार्मूला पता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर n2 1 बाय n1 की पावर 2 माइनस 1 बाय n2 की पावर 2 n2 z का स्क्वायर। अब 1 बाय लैम्डा जो है, ये जो 1 बाय लैम्डा है इसको हम वेव नंबर भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेव नंबर भी तो कह सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह वेव लेंथ कह दूं, इसको ये वेव नंबर कह दूं, एक ही बात तो है इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब ऑर्बिट कौन सा लिया है? ऑर्बिट 2 है और ऑर्बिट 3 है। ऑर्बिट 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 2 माइनस ऑर्बिट 3 की पावर 2 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू आर। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर भी 9 रखता हूँ, नीचे भी 9 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। तो आंसर आएगा 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 36 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू आर। 9 में से 4 गए 5 और 5 1s are 5, यहाँ पे आ जाएगा 36। क्योंकि यहाँ पे अब क्या करना है, अब इसको उल्टाना है। तो आंसर क्या आएगा? दोनों साइडों में क्या करता हूँ, लैम्डा को ऊपर लेके चला गया, 1 को नीचे लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है। जो इक्वेशन के एक साइड पे काम करते हैं वो इक्वेशन दूसरी साइड भी काम करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय आर 5r और यहाँ पे हो जाएगा 36। अब 1 बाय आर मैंने आपको बताया हुआ है किस चीज के बराबर है, लैम्डा इज इक्वल टू 911 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 36। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन जो आंसर आता है वो लिख सकते हैं यहाँ से। तो 911 आपने पुट करना है 1 बाय आर की वैल्यू होती है। पहले आपने r को 1 बाय आर की फॉर्म में लेके जाना है,
फिर वहाँ से 911 लिख कर आपने कैलकुलेशन में से बाहर निकलना है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको बाद में कैलकुलेशन से बाहर लेके आती हैं। तो आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा लैम्डा, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये सारी जो इक्वेशन है, हमें तो पता है कि जो वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा के बराबर होता है, तो यही तो वेव नंबर के लिए भी यही इक्वेशन होगी, वेव नंबर के लिए भी तो यही इक्वेशन होगी। तो इन तमाम इक्वेशंस को अपने पास साइड पे लिख दें, हिंट के तौर पे लिख दें, ताकि आप लोगों को जब भी एमसीक्यूज आएगा तो सिंपल कैलकुलेशन से आपको कैलकुलेटर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग क्या कर सकते हैं, उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करूंगा। तो अभी आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला वो सीख लिया। उसके बाद वेव नंबर का और लैम्डा का, और इसके अलावा टोटल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, ये तमाम इक्वेशंस मैं आपको डिराइव करके दे चुका हूँ, और इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस के जो फाइनल रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने लिख चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।